हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। इतना अच्छा टाइम मिला है बेटा कि मतलब बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी और बहुत सिस्टमेटिक वे में रिवीजन, क्वेश्चंस करना, ये सब आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं। हम भी आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप भी अपनी हेल्प करेंगे। तो जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप सब यकीनन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप सारे चैप्टर्स मेरे देख रहे हैं। सिर्फ मैं एक हेडिंग फटाफट बोलती हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम जो ख़त्म हो चुके हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम, बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनामिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल फैमिलीज एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। और ये अपना 8th चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मुझे पता है कि ये 9 से पढ़ता चला आ रहा है बच्चा, बट हमेशा कोई भी बच्चे को उठा लोगे ना, और यार मोल कॉन्सेप्ट, माय गॉड इज डिफिकल्ट, बट आई बिलीव एंड आई एम टेलिंग टू इन गारंटी आफ्टर हैविंग द चैप्टर फ्रॉम डॉक्टर अमीना, HOD केमिस्ट्री इन डॉक्टर अमीना क्लासेस, यू लव द चैप्टर. दिस इज माई गारंटी. And don't forget to like it, to subscribe the channel and share it with many of your friends. Now the thing is that जब हम इस चैप्टर को पढ़ने आते हैं तो कभी कभी हम कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ देते हैं इसके अंदर जो कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ नहीं सकती, आ रही हैं, और हम सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट, उसके डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि चैप्टर हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ये चैप्टर को A to Z करके कंप्लीट करा है, जिसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आएगी तो मेरा बच्चा परेशान नहीं होगा। जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं होएगा और उसको बहुत बढ़िया कंटिन्यू मतलब एक टॉपिक उसको समझाया जा रहा है ताकि उसे प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है माय डियर? सो ये आपका एक ध्यान रखें इस बात का। ना सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो इसके अंदर हमें ये देखना है, जैसे इंट्रोडक्शन तक जो NCERT दे रहा है, क्योंकि अपन सब जानना है कि NCERT को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, तो इवन जो इंट्रोडक्शन है जैसे सिस्प्लेटिन है। अब एक छोटी सी चीज़ है सिस्प्लेटिन और एक टेक्सोल। हो सकता है कभी आपका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ जाए कि टेक्सोल क्या है। यू शुड रिमेंबर दैट सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल दे आर वेरी इफेक्टिव मेडिसिन्स फॉर विच थेरेपी बेटा? फॉर कैंसर थेरेपी। कैंसर की ये मेन दवाएँ हैं जो कैंसर पेशेंट को दी जाती हैं। ऐसे ही एक और दवा है एजिडोथायमिडीन। एजिडोथायमिडीन जो है, इसका AZT के नाम से ये मार्केट में मिलती है। ये इसका सिंबल है AZT, एजिडोथायमीन। ये किसके लिए यूज होती है? फॉर एड्स विक्टिम्स। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको लेते हुए अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे एलिमेंट है, कोई भी इंसान कहेगा यार ये एलिमेंट 9th क्लास का हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं नीट या IIT का पेपर दे रहे हैं। बेटा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कोई भी एक लाइन अपन से मिस हो जाए और अपन का गलत नहीं हो जाए। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ये सबको पता है कि इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, बट इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. These particle may be atoms or molecules. Now let's come to compound. When you come for compounds, what are compounds? These are also pure substances. Remember, compounds are also pure substances containing two or more than two elements but combined together in a fixed proportion by mass. तो कंपाउंड जैसे कि हमारे पास मान के चलो पानी है, हम सब जानते हैं ये पानी है। पानी के अंदर हाइड्रोजन के अगर आपके पास 2 हैं मास से, और ऑक्सीजन के अगर आपके पास 16 है, तो ये 1:8 रेशियो जो है वो हमेशा रहेगा फिक्स। भले पानी आप अपने घर का पिए, भले पानी आप अपने स्कूल का पिए, भले पानी आप किसी और कंट्री का पिए, उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यानी एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. एंड व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कंटेन 2 or more than 2 elements. Now when we come to the mixture, what is a mixture? Mixture, a material containing 2 or more substances. This is not pure. Remember,
इट इज अ मटीरियल विच कंटेन 2 or more substances, एलिमेंट और कंपाउंड इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे मिक्सचर. सो व्हेन इट इज इन एनी प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर. उसके बाद एक और चीज छोटी सी नॉलेज की है, ये प्योर गोल्ड पे आपसे क्या, प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, यू शुड रिमेंबर प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट. अगर कोई आपसे कहे कि 20 कैरेट गोल्ड का मतलब बताओ, इट कंटेन 20 पार्ट्स बाई वेट ऑफ गोल्ड, और हमेशा गोल्ड में कॉपर मिलाया जाता है, तो 20 पार्ट्स बाई वेट ऑफ गोल्ड एंड 4 पार्ट्स बाई वेट ऑफ कॉपर. तो हाउ मच 20 कैरेट गोल्ड है उसमें, और 20 मतलब पार्ट या वेट गोल्ड का है, और 4 पार्ट या वेट कॉपर का है. देन अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कैन कम एनी टाइम, ये वाला आयोडाइज्ड सॉल्ट. अगर कोई हमसे कहेगा आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या होता है, तो आयोडाइज्ड सॉल्ट में बेटा नमक होता है, टेबल सॉल्ट में नमक तो होता ही होता है, साथ में इट कंटेन NaI. तो रिमेंबर आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन नॉट ओनली NaCl, it contain NaCl plus NaI. Then existence of an element in 2 or more chemically similar, कोई भी एक एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर केमिकली बट फिजिकली डिफरेंट फॉर्म में अगर है, ठीक है, एलिमेंट 2 या मोर केमिकल मतलब द एलिमेंट ऑफ एन एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट 2 और मोर केमिकली सिमिलर लेकिन फिजिकली अलग है, इसे कहा जाता है एलोट्रॉपी. इट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी. जैसे कि बताओ डायमंड है, ग्रेफाइट है, वुड चारकोल, ये सब काय के बने हैं, कार्बन है ना, तो एलिमेंट तो सेम ही है यहाँ पर, लेकिन उसका 2 और मोर या जो भी 2 और मोर केमिकली सिमिलर बट फिजिकली डिफरेंट. सिमिलर केमिकली क्या है, डायमंड भी कार्बन से बनता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बनता है, वुड चारकोल भी कार्बन से बनता है, बट फिजिकली डिफरेंट क्यों है ये, इसलिए कि डायमंड हुआ या ग्रेफाइट हुआ, इनके सारे मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, हार्डनेस हुआ, सब अलग है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये सब अलग है. इस चीज़ को कहा जाता है एलोट्रॉपी, और ये सब एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के. देन इसी जैसे चीज़ें हैं जैसी, तो उनको ध्यान से देखना है. उसके बाद आया द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म. एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म. कंपाउंड सेम है लेकिन उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म अलग है. इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. जैसे कि या ZnS जिंक सल्फाइड के कितने पॉलीमॉर्फ्स हैं, 2. जिंक सल्फाइड फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड सेम है. एक का नाम है जिंक ब्लेंड, प्रॉपर्टी अलग होगी, और एक इसको कहते हैं, ये बहुत नया है, अच्छा है ये, वर्टजाइट. तो कहीं पर भी अगर आपको मिले कोई क्वेश्चन में कभी वर्टजाइट, तो वर्टजाइट इज ऑल्सो ZnS एंड जिंक ब्लेंड इज ऑल्सो ZnS, बट बोथ ऑफ द फॉर्म्स आर डिफरेंट, दे आर पॉलीमॉर्फ्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज गिवन बाय द नेम पॉलीमॉर्फिज्म. होता क्या है, जब अपन पढ़ते हैं तो अपन को लगता है क्यों पढ़ना. जैसे मैंने क्रैश, एक्चुअली आपने देखा होगा स्टार्टिंग में 21 डेज से क्रैश बनाया गया था, उसमें मैं बहुत शॉर्ट में जा रही थी, बहुत कम देना चाह रही थी, बट जैसे ही समझ में आ गया कि ये तो बहुत लंबी कहानी है जो अभी महीनों चल रही है, तो इसलिए मैंने डिटेल में दिया. बिल्कुल अगर आपके पास 10 दिन है तो आप पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पढ़ेगा इंसान, लेकिन अभी से पढ़ के जरूर रखेगा कि बाय द वे आपके किस्मत से वर्टजाइट आ गया, तो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इसी जैसी एक चीज है ये, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. अलग कंपाउंड यहाँ अलग है. देखो पॉलीमॉर्फिज्म में और एलोट्रॉप में कंपाउंड या एलिमेंट सेम था, यहाँ अलग है. कंपाउंड आर डिफरेंट बट हैविंग सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन. केमिकल कॉम्पोजिशन उनका जो है ना सेम है, इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म. सो डिफरेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट विद सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म. जैसे कि जिंक सल्फेट है, एक ZnSO4, FeSO4 में भी एक आयरन और एक सल्फेट. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 7. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 7. तो बिल्कुल केमिकल कॉम्पोजिशन का सेम है, बट ये कंपाउंड अलग अलग है. इन्हें कहते हैं अपन आइसोमॉर्फ्स. दीज आर गिवन बाय द नेम आइसोमॉर्फ्स. So 3 things we have done here, my dear children.
वन इज एलोट्रॉप्स विच यू नो इट इन योर ऑल द क्लास, मतलब बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं अपन एलोट्रॉप्स। एंड द सेकेंड वन इज पॉलीमॉर्फ्स, जहाँ पर कंपाउंड मतलब डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, कंपाउंड सेम है बट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। फिर अपन ने देखा आइसोमॉर्फ्स, जो कि अलग अलग कंपाउंड है और उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। अब आ जाइए, कुछ यूनिट कन्वर्जन दिए हैं यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपका जब न्यूमेरिकल्स आप करते हैं तो यूनिट कन्वर्जन आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे कि 1 लीटर है, 1 लीटर में कितने ml होते हैं ये सबको पता है, ये सबको पता है, लेकिन ये हो सकता है किसी को डाउट हो कि ml और सेंटीमीटर क्यूब भी एक ही चीज होती है। 1000 ml है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, बिकॉज 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम होता है। लीटर और डेसीमीटर क्यूब इज ऑल्सो सेम। तो 1 लीटर में 1000 ml यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब, कहीं भी ये काम आता है। फिर 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन क्यूब है तो इसलिए यहाँ भी क्यूब लगा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 100 इंटू 100 इंटू 100 करोगे तो 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, और 10 टू पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि डेसीमीटर क्यूब यानी लीटर है ना। 1 लीटर में, ये ऐसे भी अपने कुछ बच्चों को ऐसे याद होगा, ये शायद तो ऐसे याद करवा देती हूँ। 1 लीटर में 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में, ये 1 मीटर क्यूब में 10 टू पावर 3 डेसीमीटर क्यूब यानी 10 टू पावर 3 लीटर। ओके बेटा। फिर 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू पावर -10 मीटर होते हैं। ये सब बहुत काम आते हैं, ये सब रटे होना चाहिए, तो यकीनन रटे होंगे, बट जब भी मैं रिवाइज करवा रही हूँ। 1 नैनोमीटर में 10 टू पावर -9 मीटर होते हैं। 1 पिकोमीटर में 10 टू पावर -12 मीटर होते हैं। तो ये सब आपको यूनिट बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए इफ़ यू वांट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स 100% करेक्ट। देन टेम्परेचर, दिस इज वेरी सिंपल, सेल्सियस और केल्विन ऑल ऑफ यू नो इट, बट फॉर द सिंपलिसिटी 0.15 छोड़ भी सकते हैं, वी कैन यूज डायरेक्ट 273। फॉर फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड ऑल्सो यू शुड रिमेंबर, फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, 9/5 रिमेंबर द डिजिट एंड +32, एंड सी करोगे तो उल्टा कर दोगे 5/9 F डिग्री -32। So these are some conversion which are for temperature and they are also very important. Now again we have few topics which are लगता है देखे कि नहीं खास नहीं है, ये फिजिक्स में भी पढ़ता है बच्चा, केमिस्ट्री में भी पढ़ता है, लेकिन वो आ रहे हैं लगातार। IIT एडवांस तक में ये क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर, प्रिसीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ दिस सब आ रहा है। Now if the average value of different measurements is close to the correct value, the measurement is said to be accurate. The individual measurements may not be close to each other. तो अगर एवरेज वैल्यू अलग अलग मेजरमेंट की आपस में क्लोज है करेक्ट वैल्यू के, जैसे कहेंगे एक्यूरेट। लेकिन अगर वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स आर क्लोज तो है अपने आसपास में, एंड हेंस क्लोज टू देयर एवरेज वैल्यू भी, यहाँ पर करेक्ट वैल्यू के करीब है लेकिन आपस में इतने करीब नहीं है। अगर आपस में भी क्लोज है और एवरेज वैल्यू के भी करीब है तो उसे कहेंगे प्रिसाइज। तो ऐसे समझ में नहीं आती है बुकिश लैंग्वेज की, अपन एक बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगी ये वाली बात। ध्यान से देखिए, सपोज एक ट्रू वैल्यू जो कोई कैलकुलेशन करा, उसकी जो ट्रू वैल्यू आई वो आई 2 ग्राम, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन करा उसकी ट्रू वैल्यू आई 2 ग्राम। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स ने ये काम करा। स्टूडेंट ए जो था उसने 2 मेजरमेंट ली, एक उसकी 1.95 थी और एक उसकी 1.93 थी। अब देखो ये दोनों वैल्यूज प्रिसाइज है क्योंकि ये आपस में मतलब ये दे आर क्लोज टू ईच अदर बट आर नॉट एक्यूरेट। ये क्लोज तो है ना, ये these two measurements are close to each other, so these are precise but they are not accurate. Why? Because they are not close to the actual value of the measurement. Is it clear to you my dear? ऐसे ही अब अगर स्टूडेंट बी है, उसने भी 2 वैल्यूज ली, एक 1.94 ली और एक 2.05 ली। तो ये जो मेजरमेंट्स हैं ये ना तो प्रिसाइज है क्योंकि ये देखो आपस में भी दूर दूर है, और ना ये एक्यूरेट है क्योंकि ये
2 है और ये 2.05, तो ये अलग हो गया। अब अगर स्टूडेंट सी आया, उसने दो मेजरमेंट ली, एक उसने ली 2.01, सिर्फ पॉइंट का फर्क है, और एक उसने ली 1.99, ये दोनों आपस में भी करीब है और जो एक्चुअल वैल्यू 2 थी उसके भी करीब है। तो दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज एज वेल एज दे आर एक्यूरेट। मैं 2 मिनट के लिए रुकी हूँ, आप अच्छी तरह देखें ये वाले एग्जाम्पल, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। Okay, so this is all about the precision and accuracy of measurement. Next heading we will move to the next heading that is known as, इसमें से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आते रहते हैं IIT वगैरह में, significant figures। क्या होते हैं ये? Total number of digits in a number including the last digit whose value is uncertain। ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी नंबर में जिसमें लास्ट डिजिट को भी अपन इंक्लूड करते हैं, जो कि अनसर्टन माना जाता है। जैसे कि आपके पास ये है, दिस इज वन नंबर, यू हैव 14.5678, गिनो 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर कितने होंगे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज इट क्लियर? नाउ आप लोग मेरे साथ रूल बहुत अच्छी तरह समझेंगे, रिवाइज करते जाएंगे, क्योंकि आपने ये 11th में फिजिक्स में भी पढ़ा था, केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, और अभी भी जो बच्चे खासों से रिवाइज कर चुके हैं उनको आता है, बट एक फिर से रिवीजन। नाउ रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब हुआ? जितने भी जीरो वाले नंबर नहीं है वो सिग्निफिकेंट है, और अगर कोई जीरो लगा है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में तो वो भी सिग्निफिकेंट है। जैसे ये 3 है, यहाँ तीनों नंबर है नॉन जीरो डिजिट, तो 3SF। यहाँ देखो ध्यान से, ये 2 जीरो है लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो इनको भी अपन काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ आ रहा है नंबर 4। यहाँ भी ये जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो यहाँ आ रहा है 3। यहाँ पर ये वाला जीरो नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के इसके पहले नहीं है, तो ओनली दीज 2 नंबर इज 2SF। Clear the first rule that all non-zero digit as well as if the zero is present between 2 non-zero digit, it is also significant. Second rule, zeros to the left of the first non-zero digit is not significant। ये जैसे अभी एग्जाम्पल थी, ऐसे ये वाली एग्जाम्पल 0.05, जो भी नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं जीरोस वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो दिस कंटेन ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट रूल नंबर 3, इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोस, कोई नंबर जो है जीरोस से एंड हो रहा है, बट दीज जीरोस आर द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट के सीधे हाथ में, देन दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ये जीरोस क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो अगर जीरो है, ये जैसे जीरो है, ये जीरो डेसिमल के बाद आ रहा है बेटा, तो ये सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 2 आ जाएंगे। ये भी 2 जीरो डेसिमल के बाद आ रहा है, तो यहाँ 4 आ जाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ये वाला जीरो काम नहीं आ रहा, ये वाला काम नहीं आ रहा, बट ये 2 जीरो डेसिमल के बाद जो है ये वाले आखिर में एट द एंड वो है, तो यहाँ 3 आ रहा है। प्लीज डोंट काउंट दिस वन। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोस, कोई नंबर जीरो से बंद हो रहा है, एंड हो रहा है, बट दीज जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के राइट में नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं लगा, तो दीज जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, 1500 10500, इसमें 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। कैसे? पहले अगर ऐसे देखोगे तो 3 ही आ रहे हैं, ये 2 जीरो तो डेसिमल के बाद नहीं, तो ये नहीं मिला रहा है, लेकिन इसको अपन ऐसे लिखेंगे। अगर हमने 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल लगा दिया 1.05, तो ये 10 टू पावर 4 हो जाएगा बेटा। पावर वाला चीज़ कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं ली जाती। यहाँ देखो 1 2 3, क्योंकि ये जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो 1.05। दिस इज नॉट 4, सॉरी, इट शुड बी 3, इट शुड बी 3।
3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नाउ 1.050 इंटू 10 टू पावर 4 भी इसको लिख सकते हैं अपन, है ना। इसको मतलब ये 0 यहाँ लगा दें तो ये 4 हो जाएंगे। 1.0500 भी लिख सकते हैं इंटू 10 टू पावर 4 तो ये 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर आपके अलग होते जा रहा है इन द सेम कंपाउंड। क्लियर। नाउ इसके अंदर हम आपको एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बता दें, ये सब क्वेश्चन जो मैं दिए हैं ये सब IIT एडवांस के अंदर इस जैसे आ चुके हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब आ चुके हैं। जैसे कि अगर हम ऐड कर रहे हैं, हमसे कहा ऐड करना, ये वाला ऐड कर दो, तो यकीनन हम जो ऐड कर रहे हैं वो कोई हमसे 3rd क्लास का क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे, नीट के या जेई के पेपर में ऑफ कोर्स। तो हमें ऐड तो नॉर्मल करना है जैसे हम करेंगे। जब हम नॉर्मल करके ऐड करेंगे तो ये आएगा, बट ये वाला आंसर पे हम टिक नहीं करेंगे। हमें आंसर लिखना होगा 13.1 वाला, बस और कुछ नहीं। अब आप ध्यान से सुनेंगे जो मैंने रूल लिखा है इसका, ये सब अब मैं पक्का बोल रही हूँ। IIT तुम देख लो पुराने पेपर, IIT एडवांस में, जेई में आ चुके हैं, नीट में भी, हर जगह ये क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन, अभिनव मैडम क्यों पढ़ा रही हैं क्रैश में। बी वेरी केयरफुल। द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन should be reported to the same number of decimal places as that of the term with least number of decimal places। क्या मतलब? The result of an addition or subtraction, जो आप ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, should be reported to the same number of decimal places as that of the term with the least number of decimal places। क्या मतलब? यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस में कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पर डेसिमल प्लेस वाले कितने हैं, 2 हैं। यहाँ कितने हैं, 3 हैं। तो जो हमारा नंबर है, मतलब यहाँ डेसिमल प्लेस के बाद 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है। हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ 1 नंबर होगा, क्योंकि जो सबसे छोटा था इन तीनों में वो ये था, उसमें डेसिमल के बाद 1 नंबर था। तो हमारा रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज दैट ऑफ द टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। समझ आए कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। और ये अपन को यकीनन अपन पढ़ते भी नहीं, अपन सोचते हैं हाँ हम और कौन से लिमिटेड रीजन आता है बस खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अभी NTA का जो पेपर लास्ट ईयर आया है वो उसने साफ बता दिया है कि NCERT की फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ना है हमें। कुछ भी आएगा, और अगर NCERT का तो आप ब्लेम कर ही नहीं सकते कि नहीं 10 साल से नहीं आया था, इस साल क्यों आ गया। अब यहाँ पर आप कहोगे मैडम इसे 13.0 क्यों नहीं करा, उसका रीजन बेटा ये है क्योंकि अपन राउंडिंग ऑफ भी करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ इफ द लास्ट डिजिट इज 5, मतलब राउंडिंग ऑफ तो पता है अगर 5 से ज्यादा है तो पता है एक उधर आ जाएगा, 5 से कम है तो नहीं आता। लेकिन अगर लास्ट डिजिट यहाँ 5 होता, सपोज यहाँ पर ये 5 होता, तो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन एंड इट इज इंक्रीज बाई 1 इफ इट इज ऑड। ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दे दी, जैसे ये है और 5 है, अगर इससे पहले वाला क्या है ऑड तो ये बढ़ जाएगा तो 1.24 हो जाएगा, इसे हटा देंगे ये। और अगर इससे पहले वाला इवन है तो ये हटेगा और ये इंक्रीज नहीं होगा 1.22। ये बहुत अच्छी एग्जाम, छोटी सी चीज़ है, कितनी छोटी चीज़ है, लेकिन अपन भूल जाते हैं, यकीन भूल जाते हैं, पढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें छोड़ ही देते हैं। तो इज इट क्लियर टू द एडिशन वाला? ऐसी सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल फॉलो होगा। तो एक मैंने एडिशन दे दिया और सब्सट्रैक्शन में सेम होगा। अब एक मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के भी दे दूँ, ये वाला। जैसे एक क्वेश्चन आया कि मल्टीप्लाई करो इन दोनों नंबर को, अपन ने नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लिया अपन जैसे रफ में, तो हमारे पास ये नंबर आया 12.1156। इसका आंसर लिखेंगे 12। ये क्या बात हुई, क्यों लिखेंगे 12? अब रीजन बताओ। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, दोनों एक साथ चलेंगे, या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इट इज पॉजेस्ड बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म। ये 2 टर्म है, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 2। जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतना ही रिपोर्ट होएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिजल्ट। 2 सिग्निफिकेंट फिगर से रिजल्ट यहाँ रिपोर्ट होएगा। यहाँ पर 1 था तो ये कैरी होएगा, नहीं तो 12 आएगा इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर ध्यान रखना इन चीज़ों को जो मैंने बताया। अब मैंने एक क्वेश्चन भी दे दिया आपको इसके ऊपर, जैसे थ्योरी हो गई अपनी, ये थ्योरी अपन ने पढ़ ली इस वाली।
पूरी ये थ्योरी हो गई आपकी विद एग्जाम्पल्स, मतलब खाली थ्योरी नहीं है, विद एग्जाम्पल्स अपन ने कवर करी है ये थ्योरी। अब हम आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जैसे ये वाला, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग। ये जैसे 6.005 हिसाब दिख रहा है, ये दोनों जीरो इंक्लूड होंगे 4। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये 10 टू पावर 23 नहीं लेंगे, पावर वाला नहीं लेते, तो 4 आ गए, ये 4। यहाँ पर बहुत अच्छी एग्जाम्पल है 8000, इसके 4 यहाँ 4 दिख रहे हैं अपन को, जबकि यहाँ डॉट नहीं लिखा है, डॉट तो नहीं लिखा है ना, तो डॉट नहीं लिखा तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन 4 लिखे हैं। लेकिन उसको समझा रहे हैं 4 कैसे, 1 2 3 4 करके। या तो आप इसको 8 × 10 टू पावर 3 लिखो तो 1 आ सकता है 1, या अगर 8.0 लगा दिया तो 2 आएगा, 8.00 तो 3 और 8.000 4। ये वाला 4 नहीं आएगा, ये गलत। डायरेक्ट ऐसे 4 नहीं कह सकते, इसको लिख के बताएंगे अपन के इसमें। तो जैसे इसके अंदर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आ सकता है, इट हैज़ मोर देन 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो उस पर टिक करेंगे। 4 आया तो उस पर टिक नहीं करेंगे, 4 गलत आंसर है, क्योंकि ये वाले जीरोज नहीं मिलाए जाएंगे। समझ आई? तो प्लीज रिमेंबर। उसके बाद जैसे कि 4 वाला इसमें, ये यहाँ पर ये वाले जीरोज नहीं मिला जाएंगे, तो ओनली 2। फिर पाई है, जैसे पाई 3.17, ये ज़्यादा जाकर तो इसके अंदर कुछ उसका वही नहीं एंड, तो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रिमेंबर फॉर पाई माय डियर चिल्ड्रन, इट्स इंपॉर्टेंट। फिर एक क्वेश्चन दिया 6, जैसे ये सम दिया, सम ऑफ 18.5 प्लस ये, जैसे ये दोनों चीज़ों का सम है, इन दोनों का जो सम होएगा वो आ रहा है सपोज ये। उसने जैसे ऐसे कहा कि इसको रिपोर्ट करना 3 SF में, ऐसा करके क्वेश्चन देते हैं। तो बिकॉज द रिपोर्टेड सम विल बी ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कर रहे हैं, इसका आंसर 18.9 जो भी आ रहा है। हमने ये करा और हमने यहाँ तक छोड़ दिया ऐसे लाके, क्यों? क्योंकि ये जो आपका है रिपोर्ट होगा टू द ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस, एडिशन है ना, तो डेसिमल के बाद 1 है यहाँ, तो ये भी 1 ही होगा। ठीक है, अब इसका जब प्रोडक्ट देखोगे, ये दोनों करके देखोगे, अपने आप करके देखना, तो इसका आंसर 4 आएगा, ये करके जरूर देखना ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही ये क्वेश्चन अलग से दिया है, ये IIT का क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द रिजल्ट टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपको मल्टीप्लाई करा, उसने डिवाइड किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूट सेम होते हैं। ये अपन अभी नहीं करेंगे, बट ये अपन जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये एक्चुअल आंसर ये आएगा, ये आंसर है। अभी अपन ने करा नहीं, ये तो एक्चुअल जो आ रहा है, बट द रिजल्ट विल बी रिपोर्टेड एज ये समझना है अच्छी तरह। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हमें देखना है कि डेसिमल के बाद हमें क्या करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, 3 में करना है। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम वाले में, इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 4 है, और ये 3 है, 3 तक करना है, क्योंकि ये रूल है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, जो लिखा था अभी समझाया था। देखो ये द रिजल्ट of multiplication or division should be reported to the same number of significant figure as it is possessed by the least precise term. तो ऐसे ही ये है आपका, लेकिन हमें लीस्ट में 3 करना है, तो हमें पता है ये दोनों तो हमारे एक तो काम के नहीं है, 0.056 और ये 8 बड़ा है, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको राउंडिंग ऑफ करना होता है। प्लीज़ टेक केयर, समझ लो, इस तरह देख लेना, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा देखना है देख लेना, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद मेनी मोर। नाउ अब इसके बाद आ रहा है सम कन्वर्जन यूनिट्स। जैसे कुछ ऐसी कन्वर्जन यूनिट, डायमेंशन एनालिसिस भी है इस चैप्टर में, तो कुछ कन्वर्जन यूनिट्स आ रही है। जैसे एक 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है, ये नहीं पता तो याद रखना। 1 kg में पाउंड कितने होते हैं? 2.205। 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। बाकी बहुत से कन्वर्जन है वो आपको आते होंगे, जो खास खास है वो दे दिए। देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें कुछ तो बहुत आसान है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबको पता है कि इन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस the total mass of the reactants is equal to that of the products. Okay, total mass reactants का किसके बराबर है?
प्रोडक्ट्स के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल है, इसका जो न्यूमेरिकल फिगर आएगा तो जैसे 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, 2 रिएक्टेंट का दे दिया, एक प्रोडक्ट का दे दिया और बाकी एक प्रोडक्ट का पूछ लिया, तो अपन को पता है दोनों को इक्वल करके अपन निकाल लेंगे। इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। नेक्स्ट वी विल हैव द सेकेंड वन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, या इसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी कहते हैं इसको, इसके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी इसे कहा जाता है। क्या कहता है ये लॉ? A chemical compound is always found to be made up of the same elements combined together in the same fixed proportion by mass। कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है जब वो बनता है तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे कि अभी मैंने समझाया था तुम्हें कंपाउंड जब पढ़ाया था कि पानी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या में रहते हैं 1:8 रेशियो बाई मास में रहते हैं। वॉट एवर इज द सोर्स, अमेरिका का पानी, इटली का पानी, इंडिया का पानी, आपके घर का पानी, कहीं का भी पानी हो, उसमें जो एलिमेंट्स हैं दे आर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में डेफिनेशन काम आएगी, लेकिन न्यूमेरिकल भी कभी कभार, मतलब बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आ चुके हैं इसके न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए अपन को थोड़ा सा देखना ज़रूरी माना जाता है। जैसे कि अगर आपके पास 6.488 ग्राम लेड है कंबाइंड डायरेक्टली विद 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कितना लेड था, कितना लेड था, ये इतने ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ टू फॉर्म लेड पेरोक्साइड दैट इज नॉन एज PbO2। फिर PbO2 is also produced by heating lead nitrate. It was found that the percent of oxygen present in PbO2 is 13.88%। कह रहा है use these data to illustrate the law of constant composition। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, कोई भी आपको इसमें नहीं कह सकता कि नहीं क्यों आया, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहला हमारे पास लेड इतना था और उसमें ऑक्सीजन इतना था, है ना, तो मुझे सेकंड वाले में बेटा मुझे परसेंट ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है ना, तो मुझे इस वाले में भी ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालना जरूरी पड़ गया पहले वाले में। तो मैं क्या करूँगी, देखो मैंने क्या लिखा है, पहला स्टेप टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ध्यान से समझो, पहले हमें इन दोनों को ऐड करना है, ऑक्सीजन और लेड को, तो हमें लेड पर ऑक्साइड का टोटल मास मिलेगा। ये देखो मास ऑफ पर ऑक्साइड ये था लेड का और ये था ऑक्सीजन का, ये दोनों का था, तो ये टोटल मास है किसका, पर ऑक्साइड PbO2 का मास है, दिस इज द मास ऑफ PbO2। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे, हम कहेंगे इतने PbO2 में ऑक्सीजन कितना था, इतना था, तो अगर हमारे पास परसेंटेज की 100 चाहिए, करेक्ट, परसेंटेज यानी 100, अगर 100 ग्राम PbO2 मेरे पास होएगा तो उसमें ऑक्सीजन कितना होएगा, तो ये जो आपने जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो आपके पास 13.38 आया। ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किस में हुई, पहले वाले ऑक्साइड में, और दूसरे में भी इतनी है, सही है कि नहीं, ऑक्सीजन की PbO2 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इतनी है और दूसरे में भी इतनी, यही तो कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। क्या कहता है, वो कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रहेंगे, भले कहीं से भी, हाइड्रोजन हमेशा 1 रहेगा, भले पानी USA का ले लो, कहीं का भी ले लो, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन, दोनों ऑक्साइड में उसकी परसेंटेज सेम है। सिंस the percent of oxygen is same, the above data illustrate the law of constant composition। समझ आया, कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर अपन ने इस जैसे करे नहीं है कभी भी, ये सोच के, क्योंकि स्कूल में भी जब पढ़ा हुआ तो कभी नहीं करवाता कोई, सोच के नहीं डेफिनेशन पढ़ लो खत्म गई बात गई। नॉर्मल पढ़ाई करी कॉम्पिटिटिव की भी, तो उसमें भी ज़्यादातर टीचर ने भाई जो शीटें दी सब दी, समय बॉल कौन से भरा हुआ है, लिमिटिंग रीजन भरा है, स्टोइकोमेट्री भरा हुआ है, मोलैरिटी भरा हुआ है, मोलैरिटी भरा हुआ है, लेकिन ये वाले टाइप नहीं है। और अगर ये आ गए तो ये NCERT के क्वेश्चन, मतलब NCERT का क्वेश्चन भी, NCERT का थ्योरी है इसमें, तो ये भी एक एक एग्जाम्पल कम से कम करके अपन रख लेंगे ताकि अपन अगर आ जाए तो परेशान नहीं हो। नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है अपना, इसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है,
ये कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, दो एलिमेंट है कंबाइन होकर दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड दे रहे हैं, देन द masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one and other। ये क्या बात हुई, ऐसे समझ में नहीं आती है तो स्टेटमेंट के लिए याद कर लेना है ना, असर्शन रीजन के लिए याद कर लेना, लेकिन ऐसे बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके दो कंपाउंड बना रहे हैं CO और CO2 है ना, यहाँ पर देखो कार्बन सेम है ना, एक एक है, वन वन मोल, तो ये कह रहा है अगर एक एलिमेंट सेम है तो जो बचे हुए हैं यानी और O2 ये आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेंगे। जैसे यहाँ से CO से O ले लिया आपने, CO2 से O2 ले लिया, ये 16 है, ये 32 है, these two are in 1:2 रेशियो। इज इट क्लियर और नॉट, समझ आया? एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, सपोज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर देखो इतने सारे ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लॉफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि NO होता है, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड्स हैं। इनमें देखो ये भी N2 ही है, जैसे NO को N2O2 ले सकते हैं अपन, तो ये भी सब में N सेम है। अब बचा क्या O यहाँ O2 मान लो, ये O3 O4 O5, these all are in simple whole number ratio or not? Yes, they are in simple whole number ratio, that is 1:2:3:4:5. So this is your law of multiple proportion with definition and example. Now numerical, अब देखें इसका कैसे आ सकता है। Now listen carefully, क्या कह रहा है, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स विच कंटेन, एक ऑक्साइड में कार्बन है मतलब 42.9% कार्बन है और दूसरे में 27.3% कार्बन है। शो दैट दीज फिगर इलस्ट्रेट व्हाट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ध्यान सुनो बेटा, इसने कार्बन का परसेंटेज दिया तो हमारा काम ये है कि हम ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे। तो ये हमने ऐसा टेबल बना लिया, कार्बन ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन इतना है तो 100 से माइनस करोगे तो ऑक्सीजन इतना आ जाएगा, सेकंड में कार्बन इतना है तो 100 से माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा। ये आपका कार्बन और ये ऑक्सीजन का परसेंटेज आपका आ गया। अब हमें देखना है, हमें इलस्ट्रेट करना है, तो मासेस ऑफ कार्बन, टू कैलकुलेट द मासेस ऑफ कार्बन विच कंबाइन विद द फिक्स मास मीन्स 1 पार्ट ऑफ बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब क्या है इस बात का, अपन को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बेटा पता है कि एक चीज को तुम्हें फिक्स करना है तो तुम किसी भी एक एलिमेंट की तुम्हारी चॉइस से फिक्स कर दो। तो जैसे कार्बन के मास देखना है तो हम क्या ले लिया, हमने फिक्स मास ले लिया ऑक्सीजन का, तो जैसे 1 पार्ट ले लिया, 1 पार्ट। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑक्साइड में देखो 57.1 पार्ट था ऑक्सीजन का जो कि कंबाइन हो रहा था 42.9 पार्ट से, किसके, कार्बन के। तो अगर मेरे पास एक पार्ट होएगा ऑक्सीजन का, एक पार्ट, तो वो कितने कार्बन से होएगा, इतने से। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। अब सेकेंड में भी मुझे ऑक्सीजन का पार्ट 1 ही लेना है, फिर मैं देखूंगी कि जो मेरे पास कार्बन निकला है क्या वो दोनों आपस में सिंपल होल नंबर में है, वो अपन को चेक करना है। तो अब सेकेंड ऑक्साइड मेरे पास क्या था, ये 72.7 ऑक्सीजन पार्ट्स थे जो कि रिएक्ट कर रहे थे 27.3 पार्ट्स से कार्बन के। अगर मेरे पास ऑक्सीजन का पार्ट 1 होएगा तो कार्बन कितना होगा, ये होगा। अब ये दोनों आपस में अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लीकेबल है। तो कार्बन के मासेस को आप देखो आपस में, ये दोनों को देखो 0.751 और ये आपस में बिल्कुल 2:1 नियरली होल नंबर रेशियो में है। सो वी कैन से दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज अप्लीकेबल। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट डिफिकल्ट बट इट रिक्वायर एटलीस्ट वन लुक यू शुड हैव कि हाँ भाई ये भी हमारे कोर्स में है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, इसी का है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। 2 ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल, एक में 27.6% ऑक्सीजन है, दूसरे में आपका 30% ऑक्सीजन है। इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज M3O4, फाइंड आउट द सेकेंड वाले ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो 2 ऑक्साइड है, एक में देखो ऑक्सीजन 27.6 है तो फॉरन मेटल निकालना, 100 में से माइनस करोगे तो इतना आ गया मेटल पहले वाले में।
तो और पहले वाले का फॉर्मूला क्या है, M3O4, यानी पहले वाले में 72.4 पार्ट बाई मास जो आपने निकाला है मेटल का, अभी निकाला है, इसमें कितने एटम्स है मेटल के, 3। और जो आपने 4 एटम ऑक्सीजन के जो फॉर्मूले में दिख रहा है, इसमें कितना ऑक्सीजन है, 27.6, ये सब यहीं से लिया है ऑक्सीजन 27.6, और ये फॉर्मूला उसने दिया हुआ है 4 ऑक्सीजन के लिए, 3 मेटल का 72.4, यहाँ समझ गए यहाँ तक। अब सेकेंड ऑप्शन ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, ये दिया है 30, तो मेटल कितना होगा 70, सही। 72 पार्ट्स जो मेटल के थे पहले वाले ऑक्साइड में, उसमें कितने एटम्स थे मेटल के, 3। तो अगर हमारे पास मेटल 70 होएगा तो उसमें मेटल के पार्ट कितने होंगे, 2.90, समझ आ रहा है, क्रिस क्रॉस से। ऐसे ही 27.6 पार्ट पहले वाले ऑक्साइड में, ये ऑक्सीजन था, इसमें मेटल, इसमें कितने एटम्स थे, 4, ये M3O4। तो अगर हमारे पास सेकंड में कितना है मेटल, वही ऑक्सीजन 30, तो 30 में मेटल कितना होगा, 4.35, या 2.9 और 4.35 अगर लोगे तो ये 1:1:5 हो जाएगा, ये 3 मान लो, ये 4, तो ये 1:1.5, और ये रेशियो आएगा 2.2 वर्सेस 3। तो द फॉर्मूला ऑफ द नेक्स्ट ऑक्साइड इज M2O3, ये आ चुका है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम जेई में ही आ चुका है। सो प्लीज रिमेंबर माय डियर चिल्ड्रन, डोंट फॉरगेट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस आल्सो, दीज क्वेश्चन आर आल्सो वर्थ, आ सकता है, हो सकता है कि इस साल कुछ भी नहीं आए, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ना मोल आए ना लिमिटिंग, मतलब हो सकता है खराब। अब आ जाइए आप नेक्स्ट, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, उसमें नेक्स्ट आ रहा है आपका गे-ल्यूजिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। बहुत आसान है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है। इसमें यह है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स विच बेयर a simple ratio to one another and to the volume of the products if these are also gases, when the similar condition of मतलब STP पे, जैसे H2 और Cl2 दे रहे हैं, 2H3, ये सारे गैसेस हैं, तो इसका देखो 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका 2 है, तो ये सारे आपस में 1:1:2 यानी सिंपल होल नंबर रेशियो में आपस में जुड़े हुए हैं। इज इट क्लियर टू? देन कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। क्या कहता है एवोगैड्रोस लॉ? ये तो सभी को पता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले में करना है। एटम्स पुरानी डेफिनेशन हो गई, नई अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन मॉलिक्यूलर मास ही मतलब मॉलिक्यूल्स ही देखना है। देन 2 into वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला कहीं भी काम आएगा। वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी किसी भी गैस की अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। फिर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 22.4 लीटर अगर किसी भी गैस एसटीपी पे है, उसके अंदर वेट होएगा उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होएगा हमेशा, और इसे कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, जिसे कहा जाता है GMV, दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। अपन देख लेते हैं, अगर ज़्यादा है तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा अपन अभी ये कर लेते हैं। मॉल कॉन्सेप्ट विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास विद एटॉमिक मासेस। सो दिस विल बी द फर्स्ट video of the basic concept of chemistry. This time I think we require 3 because the chapter is very lengthy. It require many practice also for numericals. तो ये जो मॉल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसके 3 वीडियोस बनेंगे। बीच में शुरू में 3 भी बन रहे थे, कहीं कहीं 2 बने, बट इसके 3 बनेंगे। सो ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन फॉर दिस, रिवाइज ऑल दिस विच आई हैव गिवन टू यू। अच्छी तरह उनको रिवाइज कर लेना और ध्यान से उसको सॉल्व करना। जो क्वेश्चन थे उसके अच्छे अच्छे वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। तो ये सारा अपन ने आज कवर कर लिया है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम डॉक्टर अमीना, HOD केमिस्ट्री, डॉक्टर अमीना क्लासेस। गुड डे।